नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, अगर आप क्लास ग्रुप में देखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कई बार। 1 मार्कर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन एमसीक्यू बनकर आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आता है इसमें से 3 नंबर का आता है, अक्सर 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखता है। सिर्फ 5 नंबर का दिखेगा, 6 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को लेके चलते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट वैसे ही काफी जगह पे पूछ लिया जाता है। कैलकुलेशन में आपका बोला मतलब 1 नंबर, 3 नंबर या 5 5 नंबर, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है जब आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा। हाँ, इन योर यूनिट टेस्ट योर टीचर्स माइट टेस्ट यू फॉर अ 6 मार्क्स क्वेश्चन इन गुडविल एज वेल। वैसा कर सकते हैं वो लोग, यूटी में कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म एग्जाम में कर सकते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट टर्म एग्जाम आपको पूरा फर्स्ट बुक का है, तो उसमें गुडविल का बड़ा वाला क्वेश्चन 6 नंबर का दिया जा सकता है आपको आराम से। वैसा होता है। और यूटी वगैरह में तो देखा होगा 3 3 नंबर का क्वेश्चन दिख ही जाएगा आपको इसमें बेटा। हाँ बिल्कुल सही है, वो बात सही है आपकी। लेकिन चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि गुडविल फिर वो आपके प्री बोर्ड में और बाकी जगह पे उतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, उतना डिटेल में बोर्ड उतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, क्योंकि फिर आपके पास बहुत सारे चैप्टर जुड़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। आपके सामने थियोरेटिकली जो नोट्स हैं वो हम आपके सामने खोले देना उधर। और पहले हम थियोरेटिकल चीजों का डिस्कशन लेके चलेंगे और देखेंगे कि गुडविल असल में होता क्या है, उसकी जरूरत क्यों महसूस होती है, वाई पीपल आर इंटरेस्टेड, वाई ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटरेस्टेड, और क्यों इसकी जरूरत हम लोगों को पड़ती है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। चलिए देखें जरा। आई होप डॉक्यूमेंट विच आई एम शेयरिंग विद यू, इज इट विजिबल फॉर यू ऑल ऑफ यू? दिख रहा है सब लोगों को यहाँ पर? कैन यू सी दिस? Yes, sir. यस। गुडविल की डेफिनेशन एनसीईआरटी में कुछ और दे रखी है, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ और दे रखी होगी। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, उसके बारे में हम देखेंगे। डेफिनेशन पूछने के जमाने चले गए ना, बिजनेस स्टडीज में, अकाउंट, किसी भी सब्जेक्ट में डेफिनेशन थोड़ी पूछी जाती है। 9th 10th में भी नहीं पूछी जाती, डिफाइन डिफाइन करके कुछ नहीं पूछा जाता। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या होता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए पूछा जाता है, उसके हिसाब से काम चलता है। अगर हम देखें यहाँ पर क्या करा है कि वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्यूचर ओवर, मतलब ब्ला ब्ला करके बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है। अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। गुडविल की जरूरत क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। गुडविल एक्चुअली होती क्या है। अच्छा, गुडविल की कैलकुलेशन हम कर क्यों रहे हैं? कैलकुलेशन या वैल्यूएशन एक ही चीज है, क्यों कर रहे हैं उसका रीजन जानने की कोशिश करें। बोलना है कुछ? अभी आएगा, अभी बताऊंगा आपको, आएगा बताएगा उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देख लें, अगर एक साधारण भाषा में हम बोलें कि रेपुटेशन ऑफ अ फर्म वैल्यूड इन मॉनेटरी टर्म्स। अगर हम किसी लेमन को समझाने की कोशिश की गुडविल क्या है, तुम्हारे बिजनेस की औकात जिसे हमने मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर लिया, वो गुडविल है। अब वैल्यूएशन, कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं आपके पास। हमारा चैप्टर मोरलेस कैलकुलेशन का ही है, वैल्यूएशन का ही तरीका है। जानने की कोशिश करेंगे कि गुडविल कैसे वैल्यू करी जाती है, प्रॉफिट बेस पर होती है, कैपिटल बेस पर होती है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थियोरेटिकली समझने की कोशिश करें, गुडविल क्या होता है, ईयर्स परचेज क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग या गिविंग राइज टू गुडविल क्या होता है, और नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहाँ कहाँ चलता है। ठीक है। मान लिया जाए कि अ, घनिष्ठा हैं और अद्वैका, शुभांकर और अबीर 4 पार्टनर हैं। और ये चारों के चारों, 4 पार्टनर क्या मतलब 4 दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। उधर से राधा भी इनके साथ है, और हर्षिल और बाकी सारे लोग इनके साथ हैं। तो घनिष्ठा क्या करती है कि एक छोटा सा आम का पौधा खरीदती है, हाई यील्ड वैरायटी का। एक आम का पौधा उसने खरीदा, नन्ना सा पौधा, नन्ना सा पौधा, ऐसा एक नन्ना सा पौधा जो गमले में था, ऐसा नन्ना सा पौधा। ठीक है। वो नन्ना सा पौधा से उसमें 2 पत्ते लगे हुए थे, ऐसे ऐसे करके 2 पत्ते लगे हुए थे। ये पौधा खरीदा उसने। इसे पता था कि ये जो पौधा है HYV है, हाई यील्ड वैरायटी है, सीड की, आम के पौधे की, और जो कि 1 2 3 साल में बड़ा हो जाएगा, शानदार और बहुत बढ़िया सुगंध वाले आम का आपको प्रोडक्शन देगा। इसने ये पौधा कितने में खरीदा? सपोज 500 रुपए में गमले के साथ खरीद लिया। इसने अपने 5 दोस्त को बोला, देखो 100 100 रुपया लगा लो आप लोग, 100 100 रुपया लगा लो इस पौधे में, और इस पौधे में मालिक बन जाइए। जब इसके फल होंगे तब हम क्या करेंगे, फल मिलके बांट के खाएंगे। अरे पौधा किसके घर में रहेगा? अरे कोई भी रख लो अपने घर में, जो इसकी देखभाल करेगा, पौधा उसी के घर रख लेते हैं। तो बाकी तो सब कहते हैं नहीं नहीं हम तो नहीं यार, नहीं प्लीज नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं ही रख लेते हूँ अपने घर में पौधा। ठीक है। और स्मग कहते हैं ना किसे, पीली मुस्कान, ऐसे वाली स्मग, शुभंकर की मुस्कान मैंने भी देखी। 500 रुपए में 100 रुपए दे के पार्ट इसके इसके अंदर हम हिस्सेदार बन जाएं।
क्या करें, कितने साल बाद फल लगेंगे? 3 साल तो लगेंगे यार। 3 साल 100 रुपए कौन इंतजार करेगा यार? तू होगा, तू ही चल। ठीक है। अद्वैका टू का चैलेंज, उसने उसको दूसरे बड़े गमले में रखा, उसकी सेवा पानी करना शुरू करा, बहुत मेहनत से खाद वाद सबको देना शुरू कर दिया। ठीक है। इसका डेडिकेशन इतना ज्यादा था, ऐसी स्टोरी मैं अपने स्कूल में भी सुना चुका हूँ। इतना डेडिकेशन था कि जब बारिश आती थी ना, छाता दे के पानी देती थी उसके अंदर। इतनी मेहनत से इसने काम किया। चलता है चलता है। आप देखते हैं ना, लाइफ में हर चीज स्मूथली थोड़ी चलती है। हर लाइफ में हर चीज स्मूथली नहीं चलती है। नहीं चलती। तो ऐसे इसके साथ हुआ। और शुभंकर की बकरी ने क्या कर दिया, एक दिन आके, शुभंकर ने बकरियां पाली हुई थी, इसने कहा 100 रुपए तेरे पौधे पे उतने में बकरी खरीदूंगा, बकरियां पालूंगा, बेचूंगा, और उससे पैसा मिलेगा। शुभंकर की बकरी ने क्या करा, इसके पौधे के सारे पत्ते खा लिए। पौधे में सिर्फ एक पत्ता रह गया। ठीक है। पौधा भी बेचारा रो रहा है एक पत्ते के साथ, और अद्विका भी रो रही है। फिर अद्विका ने क्या करा, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अद्विका ने एक लोहे का जाल खरीदा, है ना, ट्री गार्ड, इसके बाहर लगा दिया। और लोहे का जाल जब इसके बाहर लगा दिया, इसके बाहर ट्री गार्ड लगा दिया, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ठीक है। इस पौधे को क्या कर दिया, इस पौधे को ट्री गार्ड के अंदर बंद कर दिया। ठीक है। और ऊपर से भी इसके जाल के ऐसे से लगा दिया, क्या पता कोई अपनी बिल्ली छोड़ जाए, चूहा छोड़ जाए, ऐसे करके पौधे तो बढ़ ही जाएगा ना कहीं से टहनी निकाल कर। इसमें भी उसका हजार, मतलब 2-3 हजार रुपये इस पे लग गया इसका। ठीक है जी। हाँ जी बेटा। लेकिन धीरे धीरे बढ़ती है ना उसकी कीमत तो। अब अचानक से पौधा तीसरे साल में जुम से बढ़ा, और शानदार फल लगने शुरू हो गए। मिकी माउस के कार्टून देखते थे ना बचपन में, क्योंकि एक माउस के कार्टून में एक उनका कुत्ता होता था गूफी, जो दूर से हड्डी सूंघ के ऐसे उड़ता हुआ आता था। ठीक है। तो इस प्लूटो था, तो गूफी किसका था? अच्छा, चलो प्लूटो, प्लूटो भूल गया। प्लूटो उड़ता हुआ था ना, हड्डी को देखकर उड़ता हुआ आता था किसी खुशबू से। तो इसके पौधों में जो फल निकले इतने शानदार, दूर दूर तक महक चली गई इसकी। ठीक है। अभी भी, हाँ यार, हाँ बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है अद्वै का। ठीक है। तेरा पौधा है? हाँ मेरा पौधा ही। कह रहे 100 रुपये ले ले, हमें पार्टनर बना ले। तुम्हें लगता है अद्विका आप 100 रुपये लेके पार्टनर बनाएगी? नहीं बनाएगी। अगर ये बनाती तो इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है। लेट अस टेक दिस लेट अस कन्वर्ट दिस प्लांट इनटू अ बिजनेस। शी स्टार्टेड अ बिजनेस। 4 साल 5 साल 6 साल बिजनेस को चलाया। बिजनेस जब बहुत शानदार फल देने लग गया, तो लालची लोग आके बोलते हैं हमें भी पार्टनर बना लो, हमें भी पार्टनर बना लो। ठीक है। कैसे बनाएगी पार्टनर ये? इसने कहा चलो ठीक है, पार्टनर तो मैं तुम्हें बना लेती हूँ, तुम कितना कितना कंट्रीब्यूट करो। कर वही 100-100 रुपया। वो 100-100 रुपये लगाएंगे जो तूने बोला था 5 साल पहले। 100 रुपये नहीं लगेंगे तुम्हारे। इस पौधे को लगाने में मैंने बहुत खर्चा किया, बहुत सारी चीजें खड़ी खर्च करी हैं, तो अब तुम 1000-1000 रुपये सारे दोगे। ठीक है जी। 1-1 हजार रुपये उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया। इससे क्या हो गई, ये अब ये पौधे के यानी कि बिजनेस के मालिक बन चुके हैं। लेकिन इन्हें अभी भी उस बिजनेस के फ्रूट को खाने के लिए कुछ एडिशनल देना पड़ेगा। ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। और उसके लिए शब्द बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुड। प्रीमियम मतलब कुछ ज्यादा, प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करते हैं, वो उसे देना पड़ेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अब कैसे डिसाइड होगी? ये पांचों के पांचों लोग बैठेंगे, मिलेंगे और डिसाइड करेंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू ये कहते हैं कि भाई पिछले 4 साल 5 साल का जो प्रॉफिट है, उसका एवरेज निकाल लो, जो एवरेज होगा। ठीक है। इसमें तो ले ले, उस एवरेज का जो हिस्सा है, उसको ले ले, वो तेरे लिए हिसाब किताब बन जाएगा। इसने कहा नहीं, 4 साल 5 साल का हमने एवरेज ले लिया, वो तो बड़ा कम पड़ गया, लेकिन इसमें से 3 साल तो मेरे बहुत स्ट्रगल के थे, उसका क्या होगा? कह रहे चल ठीक है भाई, 3 को मल्टीप्लायर बना दे। तो 4-5 साल के एवरेज में 3 साल का इसने मल्टीप्लायर लगा दिया, जो निकल कर है उससे गुडविल मान लिया, उसके हिसाब से कंपनसेशन का हिसाब किताब हो गया। गॉट इट? तो हम ये जो 3 साल 4 साल स्ट्रगल की बात करते हैं, इसे अकाउंटिंग में ना ईएस परचेज का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ईएस परचेज का नाम देते हैं। ठीक है। और गुडविल क्या होती है बेसिकली? गुडविल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। इफ दे आर इन फेवर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट विल अर्न बेटर प्रॉफिट देन एनी कंटेम्पररी इन द मार्केट। तो गुडविल बेसिकली क्या होती है? हायर वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स एज कम्पेयर टू एनीबडी एल्स इन द मार्केट। उसको अगर हम मॉनेटरी वैल्यू में मेजर कर लेते हैं तो उसको गुडविल कहते हैं। जो गुडविल की डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, उसको एक बार पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। गुडविल इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एडवांटेज, good name, reputation, wide business connections, which a well-established business has developed over a period of time as compared to newly established business or any existing business of the same age in the same industry. तो भी
जो भी आपने एडवांटेज एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी बिजनेस कमाया है पिछले कुछ सालों में, वो बेसिकली क्या कहलाता है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है। ऊपर एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कहती है, वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट इंडस्ट्री में लोग कमा रहे हैं, जैसे लोग 1 लाख लगा के 10% कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, आप 1 लाख लगाकर 50,000 कमा रहे हो, तो आप औरों से कितना ज्यादा कमा रहे हो, 40,000। वही आपकी गुडविल है, वैसा करके, ठीक है, करेक्ट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब गुडविल की वैल्यूएशन होगी तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी नॉर्मल प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस को कंसिडर नहीं करेंगे। इस पूरी स्टोरी में व्हाट वाज एबनॉर्मल, शुभांकर की बकरी के द्वारा क्या कहा जाना, पत्तों को खत्म कर देना और फिर उसका ट्री गार्ड लगा देना, इट्स एन एबनॉर्मल सिचुएशन। पर ऐसी थोड़ी होगा, कभी भी कोई एबनॉर्मलिटी आएगी, उससे आप अपने एवरेज प्रॉफिट को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो जब आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, तो एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल गेन, इन सबको हम एडजस्ट करते हुए चलेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आइए देखिए, ये टीचर्स बोलते हैं ईयर परचेज कुछ होता ही नहीं है। क्वेश्चन में अगर ईयर परचेज ना दे रखा हो तो जो 5 का प्रॉफिट उसे एवरेज, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए क्या लिखा है, इट इज द स्ट्रगल पीरियड, ट्रांजिशन फेज फॉर अ न्यू बिजनेस ड्यूरिंग विच अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन get converted into a well established business firm and earns reputation in the market or industry. In other words, it means the period within which business estimates that it earn at least an average maintainable profit. 3 साल, 4 साल, 2 साल, जो भी होता है, और बेसिकली इट इज अ मल्टीप्लायर फैक्टर। हाँ जी। हाँ, हम इसे हार्डशिप वाला पीरियड बोल सकते हैं ना, वो जो 3 साल इसने हार्डशिप लगाई थी, उसका कंपनसेशन ये मांग रही है। तो जब आप देखेंगे ना, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स ऑफ 3 ईयर्स परचेज, ऑफ 2 ईयर्स परचेज, और कई बार ईयर परचेज दे ही नहीं रखा होता, ठीक है? नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो तो एवरेज प्रॉफिट इज योर आंसर। कई बार बोलता है एग्रीगेट प्रॉफिट, एग्रीगेट का मतलब क्या, टोटल किया, एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना क्वेश्चन में, कई बार क्वेश्चन पेपर में एग्रीगेट प्रॉफिट दे रखा होता है। एग्रीगेट का, एग्रीगेट और एवरेज में फर्क जानते हो, क्या फर्क है? एग्री मतलब टोटल कर दिया एग्रीगेट, एवरेज का मतलब नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया, ऐसा करके चलते हैं। सवाल उठता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स गिविंग राइज, या व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बोली थी ना, क्या बोली थी तुम, तुम्हें क्या दिक्कत आई थी स्कूल में अपने? हाँ, हाँ, ये जो लिखा हुआ है ना, गिविंग राइज टू द गुडविल, यहाँ एक लाइन वैल्यू ऑफ गुडविल कर दीजिए इसको, ताकि अगली बैच में किसी को कोई परेशानी ना हो। गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं, इसका हम डिस्कशन यहाँ लेके चल रहे हैं आपके सामने। हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग, ये गिविंग राइज टू वैल्यू ऑफ गुडविल, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, आओ देखिए, सबसे पहले लेके चलते हैं एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एक एक करके पॉइंट पर डिस्कशन लेके चलेंगे, तब हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले बोला हम लोगों ने क्या, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। क्यों बोल रहा हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, हाउ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल। जानते हैं एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट को आपको क्या करना, मिनिमम कॉस्ट मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम रिजल्ट आपको लेके चलना, ठीक है। हर बार मैं एक छोटी सी कहानी बता के चलता हूँ। एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसके 3 बच्चे होते हैं, वो मरने की पोजीशन में होता है, वो कहता है कि मेरा सक्सेसर, मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, जो इसकी मैं टेस्ट लूंगा वो टेस्ट में पास हो जाएगा। उसने क्या किया, अपने हर बच्चे को एक एक चांद सोने का सिक्का दिया, बोला मार्केट में जाओ और 3 कमरे दिखाए, बोले इन तीनों कमरों को भर देना, इतना आपको लेके आना। बड़ा वाला गया मार्केट में, लकड़ी खरीद के लाया और पूरा कमरों को भर दिया। कुछ पैसे बचे, कुछ नहीं बचे। दूसरा बच्चा क्या किया, उसने क्या किया, और दूसरा सामान लिया, तीसरे ने तीसरा सामान लिया, फिर पिताजी को बुला दे, बोला बापू आ जाओ। तो पहले वाले ने जैसे दरवाजा खोला, क्या हुआ, लकड़ियां गिरी उसके ऊपर, लेकिन कमरा तो भरा हुआ था। पैसे कितने बचे, 2 4 चांदी के सिक्के बचे। दूसरे वाले ने दरवाजा खुला तो घास की निकली उनके ऊपर, सारी सारी उसने घास से भर दिया था। ऑब्वियसली उसने सेविंग्स किससे ज्यादा करी, लकड़ी से ज्यादा सेविंग्स करी। तीसरे वाले ने क्या करा, जब दरवाजा खुला, तीनों अंधेरे कमरे थे, अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसने क्या किया, कमरे को भरा, लेकिन इससे भरा, रोशनी से भरा, वो इज मोर एफिशिएंट। तीसरा वाला, देखो लकड़ी भरने में टाइम भी ज्यादा लगा होगा, घास को भरने में टाइम भी ज्यादा लगा होगा, और रोशनी से दिए को भरने में क्या टाइम लगा, कुछ नहीं, तेल बाती लगाए, दिया जला और बंद करके छोड़ दिया। इसको सर बोल, हाँ बिल्कुल, बोल बोल।
क्या गैस बढ़ देनी थी? हाँ। तो बेटा, फिर कहते ना, घर को ही आग लगी घर के चिराग से। बढ़िया है। बचपन में मैं बहुत ठुका था इस बात पे। बहुत बहुत बुरी तरह से। मतलब एफिशिएंसी मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कम से कम कॉस्ट में, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लेके आते हो, तो क्या होगा आपका? आपका क्या होगा? अरे आपकी कॉस्ट कम होगी भाई। आपकी कॉस्ट कम होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल बढ़ेगी। ईच एंड एवरी फैक्टर हैज टू बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन सेल एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट। जब तक प्रॉफिट नहीं है तब तक गुडविल नहीं है। प्रॉफिट है तभी तो गुडविल है। एक बिजनेसमैन जो मार्केट में बहुत बढ़िया कमाता है, उसी की तो रेपुटेशन होती है। एक व्यक्ति है जिसे क्या करना पड़ता है, शाम के राशन के लिए पड़ोसी दुकानदार से बोलना, भाई दे दे तेरा घर का चूल्हा जलेगा, उनकी कोई गुडविल होगी मार्केट में क्या? नहीं। हमने बोला ना, मालदार मोटा आसामी किसको बोलते हैं? ज्यादा कमा रहा होता है, ऐसा करके। ठीक है। तो अगला फैक्टर अगर हमारे पास सामने निकल कर आता है, देखिएगा, वो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। इसकी बात हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी शानदार है, तो दूसरा क्या हमारे पास बोला हम लोगों ने? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात, दूसरा दूसरा हमारे पास फैक्टर ये आएगा। कैसे बताइए जरा। भाई अगर आप देखें कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी या गुड्स या सर्विसेज जो है वो शानदार है, ठीक है, अगर ये चीजें शानदार आपके पास हैं, तो क्या होगा उससे बताइए? क्या होने वाला है? हाँ जी। कस्टमर का भरोसा आप पे बनेगा ना? नहीं बनेगा? हाँ। तो अगर क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है, तो उससे क्या होने वाला है? उससे आपके पास कस्टमर्स ज्यादा आएंगे। आपकी पब्लिसिटी होगी ना, कस्टमर्स ज्यादा आएंगे आपके पास। गुड्स एंड सर्विसेज आप अच्छे लेवल की सर्विसेज आप देखेंगे। देखिए, कितने सारे रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं, कितनी सारी जगह जाते हैं जब टूर एंड ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कस्टमर्स को अपना मान के चलती है। मुझे एक अच्छा सा एग्जांपल, हाँ, इधर रामेश्वरम कैफे, याद है अभी बेंगलुरु में जिसके ऊपर बॉम्ब फटा था, बॉम्ब फटा था। मैंने उसके बारे में पढ़ा, जानने की कोशिश करी क्यों इतना फेमस है वो रामेश्वरम कैफे। क्या खास बात है उसकी? एक तो उसने बिल्कुल ट्रेडिशनल अपना सारा का सारा सिस्टम बना रखा है, और हर चीज बिल्कुल ताजी देता है। मतलब अगर आपको उसको 10 इडली का 10 डोसे का ऑर्डर है, तो उस 10 का 10 उसी समय बनेगा। ये नहीं कि बाटर वाटर से, मतलब रेडीमेड 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 वाला कुछ नहीं है। रॉ मटेरियल वो सुबह सुबह बना के रख लेते हैं। बनाना करना वरना उसी समय बनेगा, चाहे टाइम कितना ही लगे, उसी समय बना के चलेंगे। और रात को वो 2-2:30 बजे तक वो उसको खोल के रखते हैं। और अब तो वो कोशिश करेंगे 24 घंटे उसको खोल के रखें। हर चीज देसी घी में डालकर वो बनाते हैं, कोई अडल्ट्रेशन नहीं। इसलिए वो ज्यादा मशहूर है। तो क्वालिटी है उसके प्रोडक्ट की, इसलिए मशहूर है वो। ठीक है। और जैसे मान लो नवरात्रि में होगा तो उसका सीजन, उसका डेकोरेशन उस तरह का होगा। साउथ इंडिया का कोई फेस्टिवल अगर होगा, उसके हिसाब से उसका डेकोरेशन रहेगा। दशहरे दिवाली में अलग तरह का डेकोरेशन रहता है। पूरा एथेनिक इंडियन ट्रेडिशनल डेकोरेशन के साथ वो काम करते हैं। कोई गया हुआ क्या? देखा तुमने उसको? आज दिखते कितना सुंदर लगता है। मैंने तो उसके विजुअल्स देखे थे। माय डॉटर हैज गॉन देयर। वो जिस दिन गई थी, उसके 2 दिन, उसके अगले दिन वहाँ बॉम्ब फटा था उसका, वहाँ पर। शी वाज शी वेंट टू IIM बेंगलुरु। तो उसके बाद उनकी टीम उधर घूमने के लिए भी गई थी वहां पर। तो चलो कोई बात नहीं। सो अगर आपके गुड्स की क्वालिटी, सर्विसेज वगैरह क्या बहुत अच्छी हो, तो देर इज गोइंग टू बी मोर फुटफॉल ऑफ कस्टमर्स, मोर सैलरी, मोर सेल्स, एंड मोर सेल्स तो मोर प्रॉफिट बनता है। अब नेचर ऑफ बिजनेस की बात करते हैं भाई, इससे गुडविल कैसे इफेक्ट होती है। अगला फैक्टर आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूँ वो क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए जरा यहाँ, अगला क्या आपके पास है? नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, कैसे जरा नेचर ऑफ बिजनेस, उसको देखें हम जरा यहाँ पर। हमने लिखा तीसरा पार्ट यहाँ पर क्या? नेचर ऑफ बिजनेस, ऐसा करके लिखा। देखिए जरा ध्यान से। मतलब मान लें अगर हम लोग, अ, हाँ, हाँ, ये मतलब हमारे सामने बैठे हैं बड़े भाई साहब, है ना? मैं बोल लूँ कुछ अब? बेटा फिजिकल मेंटल ये डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट को छोड़ दीजिए। फील करिए आप अंटार्कटिका में तो ठंड लगेगी, फील करिए आप जैसलमेर में तो गर्मी लगेगी। वैसा करके चलिए। एक बार बारिश लगेगा तो चेरापूंजी फील कर लेना। तो देखिए जरा, मैं मतलब वही एक एग्जांपल ट्रेडिशनल काफी अच्छा लगता है सुनाने में भी, सुनने में भी, ठीक है। अगर हम बोलें जैसे कि हर्षिल है, जैसे यहाँ पर हर्षिल हमारे सामने बैठे हैं। हर्षिल, हर्षिल भंडारी। हर्षिल जो है ना, उनका मुंबई में जवेरी बाजार में डायमंड मर्चेंट है। मुंबई के जवेरी बाजार में डायमंड मर्चेंट है।
अब आप जानते हैं छोटू सा डायमंड करोड़ों लाखों रुपए का इसकी क्वालिटी क्लैरिटी के हिसाब से बिकता है वो। ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे शुभांकर हैं जो रोडवेज की बसों में गैस बहार कर हमराज चूर्ण बेचते हैं। नहीं पता? नहीं पता? हाँ, चूर्ण। इनका चूर्ण बड़ा करामाती है, उसे सलाद में डाल के खा लीजिए। उसे जब पेट में आपके ब्लोटिंग गैस की फीलिंग तब डाल लीजिए, साफ मैदान पैसा हो जाता है। ऐसा करके कब्ज वगैरह दूर हो जाती है, सर दर्द हो तो उसको चाट लीजिए, उल्टी उल्टी हो तो मतलब ऐसा। ठीक है। क्या 10 रुपए का छोटा पैक, 20 रुपए का बड़ा पैक, ऐसे ही बेच रहे होते हैं। साथ साथ क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जो नकली ज्वेलरी वो भी बेच रहे होते हैं। मतलब 20 रुपए में वो क्या करते हैं, जंगल सूत्र भी बेचेंगे, गले की चेन भी बेचेंगे, अंगूठी भी बेचेंगे, बिछुए भी बेचेंगे। ठीक है। और ऐसा करके रोडवेज की बसों में बेच रहे होते हैं। ठीक है। अगर कुछ बोले नकली है तो रोडवेज की बसों में डंडा पकड़ा उसे घिस घिस के दिखाते हैं, देखो असली भी है। ऐसा करके बेच लेते हैं। बताइए मार्केट में रेपुटेशन किसकी है? कहा था तुमसे फोन रखने के लिए मैंने, इसलिए तुम चूरण वाले बनोगे। टीचर के कहने नहीं मानते, किसकी रेपुटेशन? सावेरी बाजार वाले की इनकी? ये पूरा साल जितना चूर्ण बेचेंगे उतना वो एक छोटा डायमंड बेचेगा और कमा लेगा। ऑब्वियसली उनके उनकी जो रेपुटेशन गुडविल है वो क्या होगी, चूर्ण बेचने वाले के मुकाबले में ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस है। ठीक है। आप एविएशन में हैं। ठीक है। और आप लोकल सड़क छाप क्या है, आपके ई रिक्शा चलते हैं। किसकी किसकी वैल्यू ज्यादा बताइए मार्केट में? एविएशन है ना। अवीर एविएशंस करके इनका बिजनेस चल रहा होता है। ठीक है। और दूसरी तरफ अवीर मतलब रिक्शा, मयूरी रिक्शा चल रहा होता है इनका, ई रिक्शा। गॉट इट? मतलब जहां पर 50 रुपए रोज का रिक्शे वाले से लेते नहीं लेते, उसे उठा उठा के पीटते हैं। ऑब्वियसली नेचर ऑफ बिजनेस अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सेल आपका बड़ा होता है। अगर हम बोले तो सावजी ढोलकिया एक बंदा है जो अपने एम्प्लॉयज को, मुंबई में सूरत का डायमंड मर्चेंट है वो बंदा, अपने एम्प्लॉय को दिवाली में 200 करोड़ 250 करोड़ की गिफ्ट बांट देता है भाई वो। 200 250 करोड़ तो एक इंडस्ट्री का साल का टर्नओवर नहीं होता, उतने की गिफ्ट बांटता है वो। तो समझिए, तो उसकी उसका नेचर ऑफ बिजनेस समझ लीजिए ना क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस से भी डिपेंड करता है कि आपकी गुडविल क्या होगी। थोड़ा आगे चलते हैं जरा। अगला पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, लोकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब अ, मान लो साहनी साहब ने क्या करा, थेलेरा में एक दुकान खरीद ली, 100 बाय 100 स्क्वायर फीट की। ठीक है। वहां पर उन्होंने अपना शोरूम खोल लिया, बहुत शानदार बेकरी। आगे नाली मच्छर और वो सब चीजें चल रही है, तो वहां बेकरी उन्होंने खोल दी अपनी वहां पर। और दूसरा क्या करा किसी ने, मान लो अगर मैं बोलूँ तो शुभंकर ने दूसरा बेकरी जो खोली वहां पर, क्या सेक्टर 18 में, वही और थोड़ा कम स्पेस में, और एक बेकरी खोल दी। तो कहाँ की बेकरी चांसेस चलने के ज्यादा होते हैं, फुटफॉल कहाँ और किस तरफ? सेक्टर 18 की तरफ ज्यादा बनेगा ना, क्योंकि लोकेशन पॉश है, लोगों की स्पेंडिंग पावर भी अच्छी है, और थोड़ा सा दिखने में भी, और एक्सेसिबिलिटी भी ज्यादा अच्छी है। लोकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अच्छी लोकेशन की वजह से क्या होता है, फुटफॉल ज्यादा होता है, सेल्स ज्यादा होती है, सेल्स ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, तो क्या होगा, गुडविल ज्यादा। नंबर 4, आपने देखा होगा ना, अ, एक दुकान जो ऐसे, और यहाँ रोड है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो एक दुकान है, एक दुकान ऐसे है, एक तरफ खुली हुई है सिर्फ यहाँ पर, और एक दुकान ऐसी देखी होगी ना, एक दुकान इस तरह की होती है जैसे, यहाँ भी रोड, यहाँ भी रोड, और यहाँ भी रोड। ठीक है। इधर सिर्फ दीवार है, तो मतलब ये दुकान कैसी है, इस तरफ भी रोड है, इस तरफ भी रोड है, और इस तरफ भी रोड है, तीन तरफ से खुली है, मतलब कस्टमर तीन तरफ से एंट्री मार सकता है इस दुकान में। और एक ये जो है, ये तीन तरफ से बंद है, एक ही तरफ से, तो लोकेशन किसकी ज्यादा अच्छी कहलाती है? और ये मेन रोड हाईवे के पास है, और ये अंदर इंटीरियर में है। आपको मालूम है ना, इसके आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं ना। एक ऐसा फ्लैट जो तीन तरफ से खुला हो, ऐसा फ्लैट जो तीन तरफ से बंद हो, इसके ज्यादा पैसे देंगे आप? तीन तरफ से बंद वाले के? हाँ, फ्लैट के तीन तरफ से बंद होना चाहिए। क्या बात कर रहा है यार। भाई खुला हुआ जो घर होता है, तीन तरफ से खुले हुए घर की वैल्यू ज्यादा होती है। तीनों तरफ से धूप रोशनी बराबर बराबर जगह से आती है। तो एक तरफ से खुला होगा तो रोशनी धूप की एक ही बार आएगी, बाकी टाइम निकल गया, खत्म। क्या बोल रहे हो, घर में धूप की रोशनी किसी नहीं चाहिए होती है। परसेप्शन तुम्हारा थोड़ा सा गड़बड़ है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। लोकेशन होने से क्या फर्क पड़ता है भाई आपका, फुटफॉल ज्यादा, सेल ज्यादा, और तो क्या होगा, कस्टमर ज्यादा, उसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है। थोड़ा आगे बढ़ें जरा। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, आप अच्छे प्राइस चार्ज करते हैं, गुड्स और सर्विसेज के रीजनेबल प्राइस चार्ज करते हैं, तो क्या होगा, पीपल विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन। अब आप बताइए, बिग बाजार की तरफ जाते हैं लोग, क्यों जाते हैं?
वो होलसेल में आपको क्या दे रहे होते हैं, प्राइस में दे रहे होते हैं चीजें। मैं देख रहा होता जब भी लोग मॉल्स की तरफ, मैंने चैट, डीएलएफ में है क्या बिग बाजार वगैरह, रिलायंस डिजिटल वाला, रिलायंस में तो खरीद लिया उसको, रिलायंस ने खरीद लिया, जीआईपी में था, इस तरफ तो कहीं भी जाके देखेंगे आप तो ये जो बड़े लेवल पे बेच रहे थे सामान, मार्जिन मार्जिन तो उनका जो भी होता होगा क्योंकि बल्क में खरीद रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स को क्या रीजनेबल रेट्स पे पड़ता है और लोग अच्छे से जाते हैं और भयंकर उनका टर्नओवर होता है, टर्नआउट होता है उनका। तो अगर प्राइस और गुड्स और सर्विस की आप रीजनेबल रखते हैं और अंडर द रीच ऑफ पर्सन रखते हैं, वैल्यू फॉर मनी रखते हैं, यू विल हैव मोर सेल, यू विल हैव मोर प्रॉफिट। ठीक है जी। इसके बाद आती है एक्सेस टू सप्लाईज। जरा समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने दूं कि मान लो आप ना स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं नोएडा में और आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं झारखंड में। ठीक है, तो कौन सी सिचुएशन ज्यादा अच्छी है आपके लिए? झारखंड वाली। ठीक है, थोड़ा सा रीजन समझिए क्या है। झारखंड में आपको आयरन ओर भी मिलेगा, कोल भी मिलेगा, पानी वानी की वैसी कोई परेशानी नहीं है, बिजली की कोई परेशानी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप नोएडा आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आपको एक्स्ट्रा डिवाइसेस, एक्स्ट्रा मेजरमेंट करने पड़ेंगे, और कोयले की सप्लाई, पानी के और आयरन ओर वगैरह सब आपको ट्रकों में ला के करना पड़ेगा। देखिए, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को ट्रांसफर करना, दैट इज एसेंशियल फॉर एवरीबडी, उसमें आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो। लेकिन भैया रॉ मटेरियल सप्लाई होके आ रहा है और कभी रॉ मटेरियल नहीं मिला तो क्या होगा, प्रोडक्शन बंद, प्रोडक्शन बंद तो क्या होगा, पीपल विल नॉट बाय योर आयरन रॉड्स, वो किसी दूसरे का खरीद लेंगे। आपके लिए वो ऐसा, इतनी लॉयल्टी थोड़ी थी किसी के साथ, भाई मुझे कामधेनु सरिया चाहिए, नहीं मिल रहा मार्केट, मेरा घर बन रहा है, मैं कहूंगा जब कामधेनु सरिया मार्केट में तभी घर बनेगा। ये जो टाटा स्टील है, नहीं होता ऐसा, विल बाय फॉर, होता है ना सब्स्टिट्यूट गुड्स, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं आप। सो ऐसा करने, सो अगर आपका सप्लाईज पर एक्सेस होता है तो दैट्स एन एडवांटेज टू यू, उसकी वजह से अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन होगा, अनइंटरप्टेड सेल्स होगा, ऐसा करके क्या होगा, आपका प्रॉफिट आपका अनइंटरप्टेड रहेगा और आपकी गुडविल भी अच्छी बनेगी। फिर आते हैं फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए आपका बिजनेस है, जैसे इंडियन रेलवे क्या दिल्ली मेट्रो के कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट, और 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, अब बताइए क्या होगा। और जो दूसरे वाले होते हैं उनको छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तो आपकी मार्केट में रेपुटेशन, आपकी जो टर्नओवर होगी औरों के मुकाबले ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, इफ यू हैव फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इसका मतलब रेगुलर रेवेन्यू सोर्स इज देयर विद यू, इसका मतलब रेगुलर प्रॉफिट इज देयर एज कंपेयर टू एनीबडी एल्स इन मार्केट, यू विल अर्न मोर प्रॉफिट एंड यू हैव मोर गुडविल। ऐसा करके चलते हैं। अच्छा चलिए, बिहेवियर ऑफ स्टाफ एंड ओनर। अब छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो अक्षत हैं, इन्हें क्या करना है कि इन्हें इन्हें लहंगा और साड़ियां खरीदनी थी, तो ये चांदनी चौक चले जाते हैं, लहंगा लहंगा साड़ी से चांदनी चौक जाते हैं, और एक दुकान में जब ये जाते हैं तो दरवाजा खुल नहीं रहा होता, अंदर से सेल्समैन दरवाजा खोलता तो मुंह पे लगता दरवाजा। ठीक है, एक दांत हाथ में आ जाता है, कहता क्या करूं, अब लहंगा खरीदना था, अंदर जाके बोलता है क्या है बे, क्या लेना है तुझे, अरे भाई लहंगे खरीदने, कहता लहंगे खरीदने मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है, लहंगे क्यों खरीदने हैं, कहता भाई क्या बात कर रहे हो, तो मैं ऐसे लहंगे खरीदना आया हूँ, ठीक है, साड़ी भी खरीदनी है उसने, ठीक है, कह रहे तू पहन के देखेगा, तुझे पहना के दिखाएं, तो तू उतना करके बातें कर रहे हैं। इसने बोला यार गर्मी और भी बहुत लग रही है, पर पानी वानी पिला दे, ठंडा वंडा कुछ पिला दे, और तो कहता पानी पिएगा, ले, ऐसे पानी लेके मुंह फेंक के मार दे, कह रहा ले पी ले, और फिर बोला उसको चाय भी पिलाएं तुझे, कहता ना भाई नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, उसके बाद एक साड़ी दो साड़ी दिखाए, अबे लेना भी है देखेगा ही सिर्फ, कह रहा भाई देखने दे, लहंगा दिखाई दिखा, तेरे बस की नहीं, दफा है, धक्के मार के दिखा दिए, तेरे बस की नहीं, पर जेब में जो पैसे थे वो भी छीन के रख लिए। एनीवे, इट्स नॉट डन। कि अगली वाली इस दुकान में जाता, रामचंद्र कृष्ण चंद्र साड़ी स्टोर, एक बड़ा मशहूर से चांद, कड़क सलूट में एक मेरे जैसा उछल खड़ा होता है, सलूट मारता है, दरवाजा खोलता है, सर अंदर आइए। ठीक है, एक सुंदर सी सेल्स गर्ल्स आती है, सर हाउ कैन आई हेल्प यू सर, आधा तो इसका दिल वो पड़ोस वाली दुकान में यहाँ आए, ठीक है, अपना मुंह बंद करके पांच छुपा रहा था, टूटा टूटा हुआ हाथ लगा रहा होता है, कहता है कुछ नहीं बस पहले कुछ पानी वानी, कहता बिल्कुल पानी, अपना मतलब अपने हाथ से पानी मिला के लीजिए पानी, आप थोड़ा बैठेंगे आपके लिए कॉफी भी आती है, कॉफी का सिप है, और वो मतलब पहना के दिखा रही, सर कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, ऐसा करके। ठीक है, तो उस तरह से इसने एक दो खरीद लिए, मतलब लहंगे खरीद लिए, साड़ियाँ खरीदी। जब ये जाने लगा तो बिल्कुल मधुर सी आवाज भी पीछे आती है, सुनिए, मैंने कहा हाँ बोलिए, कह रहा है ये ना दो हमारी दुकान की तरफ से गिफ्ट है और है, मतलब इसने दो लहंगे दो साड़ियाँ खरीदी, एक लहंगा एक साड़ी किसी ने और गिफ्ट कर दिया उसको। जब वो वापस आता तो दिल में अच्छी यादें लेके आता है। फिर गाना गाता है, तेरे संग संग आया, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, ऐसे घर वापस निकल आता है। अब बताइए मुझे, इसका दोस्त, सर क्या नाम है आपका, हाँ, मिस्टर विमान अगर बोलते हैं भाई हमें भी लहंगा और साड़ी खरीदनी है, तो ये कहाँ कौन सी दुकान में भेजेगा, भाई लड़के तो पहली वाली दुकान में पहले भेजे, ठीक है बॉय,
लड़कियां नहीं कहता मैं, लड़के मैं होता मैं भी यही करता। लड़के सबसे पहले क्या बोलेंगे, पहली दुकान बोलेंगे जाती है पहले चाय मांगिए। हम तो यही करेंगे भाई। बट सम हाउ मतलब अगर हम बोले तो जनरली बहुत क्लोज फ्रेंड तो किस दुकान में भेजेंगे उसको? पहली क्लोज में तो पहली वाली में भेजेंगे। हाँ, पहली वाली भेजेंगे फिर वरना दूसरी में भेजा जाएगा। और दूसरी में फिर ये भी बड़ा एक्सपीरियंस कर, इससे क्या होता है कि पब्लिसिटी है, कोई पैसे थोड़े दे रहा है आपको, लेकिन आप बोलेंगे भाई अगर बढ़िया ट्रीटमेंट, शानदार बढ़िया साड़ी वाड़ी अच्छा सब कुछ देखना है, तो आपको रामचंद्र कृष्ण साड़ी स्टोर जाइए, वैसा करिए। अरे यू डोंट बिलीव मी, दरिमा कला एक जगह है, दरिमा कला नहीं, नई सड़क एक जगह, नई सड़क में है। पर क्या प्रफुल्ल साड़ी, क्या है उस साड़ी का नाम, एक दुकानदार है जो, नहीं नहीं, आई जस्ट टेल यू। अरे बहुत ही फेमस है यार, वो बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब वो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका। नहीं, उसका, उसकी ना बहुत ही मशहूर दुकान है उसकी, अरुण वस्त्र भंडार। कभी आप चेक करना भाई साहब, उसकी दुकान में ना, मतलब नई सड़क से लेकर और टाउन हॉल तक लाइन लगती है। ऐसा लगता है जैसे फ्री में बेच रहा हूँ सारा। मुझे मालूम है, जब उसने दुकान खोली थी, हम नई सड़क में किताबें लेने जाते, ग्रेजुएशन कर रहे थे हम, तब उसने पता क्या करा, अगर कोई हमारी दुकान से 10,000 की साड़ी खींचेगा तो उसे मारुति 800 हम इनाम देंगे। मारुति 800 उस समय गाड़ी आया करती, तो मारुति 800 इनाम देंगे। और लोगों ने साड़ियां खरीदी, और उसने क्या करा, पहले साल में करीब करीब एक साल में 4 या 5 मारुति 800 उसने गिफ्ट भी करी। तब से उसकी दुकान इतनी चलनी शुरू हुई। अब उसने अड़ोस पड़ोस की 3 4 दुकानें और खरीद ली हैं, या किराए पे ले ली हैं। और भाई साहब मतलब मैं बता रहा हूँ, टाउन हॉल कम से कम नहीं तो 1 किलोमीटर या 900 800 मीटर की दूरी, उतनी लंबी तो उसकी दुकान में लाइन लगती है। इस तरह से चलता है, सुबह दुकान खुलते ही अरुण वस्त्र भंडार पे, इतनी मशहूर दुकान है। बिहेवियर उनका अच्छा है, वैरायटी वो लोग रखते हैं, कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो जब हम बोले ना क्या, कि कस्टमर का बिहेवियर, या मतलब कस्टमर का बिहेवियर तो नहीं बोल रहा मैं आपके सामने, बिहेवियर ऑफ द ओनर और स्टाफ जो होता है, दैट मैटर्स अ लॉट। दैट गिव्स यू मोर कस्टमर, मोर फुटफॉल, मोर सेल एंड मोर प्रॉफिट एंड मोर गुडविल। आफ्टर सेल सर्विसेज होती है, आप देखेंगे लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां, फोन बनाने वाली कंपनियां, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने वाली कंपनी, आप किसे प्रेफर करते हैं? उन्हीं को तो प्रेफर करते हैं जिनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होती है। देखिए, मारुति का मार्केट शेयर पे कब्जा क्यों है? क्योंकि इनके शोरूम्स होते हैं, आफ्टर सेल सर्विस इनके सेंटर्स होते हैं, हर जगह मिल जाएंगे, हर बंदा मारुति की गाड़ियों के बारे में जानता है। लेह लद्दाख में भी एक ऐड आता था ना, खाना पीना होटल नहीं मिलेगा लेकिन मारुति का वर्कशॉप मिलेगा, ऐसा करके बोल रहे हैं कुछ। इसलिए इसलिए वो सक्सेसफुल है। मारुति के अलावा अगर बाकी कंपनियां जो हैं, अगर वो अपना सर्विस सेंटर का नेटवर्क बहुत अच्छा खोल ले तो उनका बहुत अच्छा चलेगा। फिएट ने अपना प्रोडक्शन यहाँ बंद कर दिया, क्योंकि वो टाटा के भरोसे थे, टाटा के सेंटर के भरोसे थे। टाटा क्यों बनने देगा उसको? अपना बिस्तरा बंद करा, बिजनेस बिजनेस जो भी था टाटा को बेच के, इवेंट अवे। अब अगर आपको फिएट की गाड़ियां खरीदनी, टाटा की थोड़ी खरीद सकते हो, आप उनसे इंपोर्ट करवाओगे, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे भी नहीं। बल्कि वर्ल्ड में फिएट का अच्छा खासा नाम था। तो आफ्टर सेल सर्विस होने से क्या होता है, आपकी कस्टमर्स की रिकॉल कस्टमर जो था वो ज्यादा होता है, सेल्स ज्यादा होती है, और आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है। ठीक है। गुड कस्टमर रिलेशन, मतलब आप अपने कस्टमर को रिकॉग्नाइज करते हैं। आप देखते होंगे ना, आपके पेरेंट्स के जब बैंक के अकाउंट से उनके 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 बर्थडे पे, उनके एनिवर्सरी पे मैसेजेस आते हैं, हाय मिस्टर दिस एंड दिस, वी आर हैप्पी, या वी आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग, या मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ऑन योर हैप्पी, या बर्थडे के time। ये जैसे ज्वेलरी वाले लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके बर्थडे और एनिवर्सरी का नाम नंबर नोट कर लेते हैं, और बकायदा फोन करके बोलते हैं कि सर एनिवर्सरी वीक या बर्थडे वीक में आप आइए, हम आपको मेकिंग चार्ज में 20% डिस्काउंट देंगे, वैसा करके देंगे। ठीक है। दिस इज बेसिकली कस्टमर रिलेशंस। ऐसा करके होता, नहीं होता क्या ऐसा? ऐसे बुलाते नहीं होता ऐसा? अच्छा, ये भी चलता है ऐसा। ठीक है। और गुड लेबर रिलेशन, ये सबसे अल्टीमेट चीज होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, कि मारुति ने जब डिजायर लॉन्च करी थी ना, स्विफ्ट डिजायर छोटी वाली जो थी, मिनी हैचबैक बोले उसको, करा था जब लॉन्च उसने, स्विफ्ट डिजायर, तो मानेसर वाले प्लांट में बनना था, और एक महीने में करीब करीब 30,000 कार का प्रोडक्शन का टारगेट उस प्लांट से था। लेकिन उस प्लांट में वर्कर का एक लीडर था, उसकी बहन की शादी थी, और जनरल मैनेजर ने छुट्टी देने से मना कर दिया। बोले एक दिन की छुट्टी तो कर ले। और वो मामला थोड़ा एस्केलेट हो गया, और जीएम के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो हरियाणा की तरफ के थे, हुल्ला गुल्ला करते हुए चले गए, जीएम डर गया, दरवाजा खोलो, नहीं खोला उसने, वो जाके टेबल के नीचे छुप गया। और किसी ने आग लगा दी, आग फैलते फैलते जीएम के कमरे तक पहुंची, वो डर के बैठा रहा, बाहर तो आया नहीं, पता नहीं चला किसी को, जीएम जल के मर गया। और कम से कम 200 लोगों को सस्पेंड की नौकरी से निकाला गया, और 300 300 350 लोगों के अरेस्ट हुए वहां पर।
और उस जगह पे कम से कम 6 महीने तक तो प्लांट में काम ही नहीं हुआ। और 6 महीने में कितनी गाड़ियां बनी थी? 1,80,000 कार बनी थी। उसी समय पर होंडा ने अमेज लॉन्च करी। अब मैंने बोला था ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब मारुति की डिजायर की तो सर सप्लाई हो नहीं रही थी, लोगों ने होंडा का अमेज खरीदा। आज देखिए अमेज कितनी शानदार टक्कर देता है स्विफ्ट डिजायर। अब आप देखिए कितना बड़ा नुकसान मारुति को हुआ उस छोटी सी लेबर रिलेशन की ट्रबल की वजह से। और लेबर रिलेशन अगर आपके ठीक ठाक रहते तो क्या होता है? अनइंटरप्टेड सप्लाई, अनइंटरप्टेड सेल, अनइंटरप्टेड प्रॉफिट। ये सारे के सारे जो फैक्टर थे क्या थे ये? अफेक्टिंग, क्या था? फैक्टर अफेक्टिंग, अफेक्टिंग गिविंग राइज टू व्हाट? इसको बोलेंगे टू वैल्यू ऑफ गुडविल बोलेंगे इसको, है ना? ऐसा कर थ्योरेटिकली जितनी चीजें होनी थी वो हमने कर लिया। अब जरा जानने की कोशिश करें कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत कब कब पड़ती है। मैंने अभी नोट्स में लिखी रखा आपके सामने, तो लिखने की जरूरत मैं नहीं बोल रहा यहाँ पर। जस्ट गो थ्रू इट वन बाय वन। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स की बदल जाती है, ऐसे करने से क्या होने वाला है? किसी पार्टनर को गेन होगा, किसी को क्या होगा? सेक्रीफाइस होगा। जो गेन हो रहा है उसे कंपनसेट करना है कि इसको सेक्रीफाइसिंग। तो उसके लिए क्या चाहिए? बेस ऑफ कंपनसेशन गुडविल हो जाती है। ऐसे ही जब हम एडमिशन कर रहे हैं किसी पार्टनर का, ए बी सी पार्टनर थे, टी फॉर डफर को एंटर कर दिया, तो टी फॉर डफर आएगा कैसे? एबीसी सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो आएगा। ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा? नया पार्टनर कंपनसेट करेगा किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तब हमें जरूरत पड़ती है। डेथ या रिटायरमेंट अगर हो गया, डेथ या रिटायरमेंट में क्या होने वाला है बताइए? जो बंदा मर गया या जो बंदा जा रहा है, वो तो क्या लूज कर रहा है? रिमेनिंग पार्टनर क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो वो विल कंपनसेट टू हुम? गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू कौन? गोइंग पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब हमें बेस ऑफ कंपनसेशन क्या चाहिए? गुडविल चाहिए होता है। अब हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है। जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, एज अ गोइंग कंसर्न एक फर्म डिसॉल्व होगी, मतलब आपने आपने क्या कर दिया? पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, लेकिन बिजनेस बंद नहीं करा। पार्टनरशिप का रिलेशन बंद करते, बिजनेस बंद नहीं करा। और फिर आपने क्या करा? नया एग्रीमेंट कर। पुरानी रेशो और नई रेशो में अगर होगा तो क्या होगा? कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा। फिर से आपको क्या चाहिए होगा? बेस ऑफ कंपनसेशन के रूप में गुडविल चाहिए होगी। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। एक, दो से ज्यादा पार्टनरशिप हम मिलती हैं, अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप हो। अब पार्टनर्स ज्यादा आ गए, इसकी रेशो 5:3:2 थी, इनकी रेशो 1:1:1 थी। अब जब दोनों को मिलाएंगे 1:1:1:1 करेंगे, कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा। बेस ऑफ कंपोजिशन क्या बनेगा? गुडविल बनेगा। बोर्ड के पेपर में एक बार क्वेश्चन आया कि स्टेट टू रीजंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक्सेप्ट चेंज इन पीएसआर, एक्सेप्ट एडमिशन, एक्सेप्ट रिटायरमेंट एंड डेथ। हाँ, और बुक्स में जनरली ये दो तीन शुरू के दे रखे होते हैं, बच्चों सिर्फ शुरू के तीन पढ़ के जाते हैं। क्या? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। बाकी के दो क्या? ध्यान ही नहीं। ठीक है, हाँ, बाकी के पता नहीं। यही क्वेश्चन आ गया था एकदम से, ऐसा करके था। ठीक है, तो आप अपने सामने फ्लो चार्ट देख रहे हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो दो तरह से होता है। बेस्ड ऑन प्रॉफिट है, जो हमने एग्जांपल लिया था, बेस्ड ऑन प्रॉफिट, और बेस्ड ऑन कैपिटल होता है। ठीक है, अब बेस्ड ऑन प्रॉफिट में एवरेज है, वेटेड एवरेज है, सुपर प्रॉफिट है। और बेस्ड ऑन कैपिटल में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। और एक हिडन मेथड भी है। हिडन मेथड हम पढ़ेंगे एडमिशन के टाइम पे, चेंज इन एडमिशन के टाइम पे पढ़ेंगे, चेंज इन पीएसआर में भी नहीं पढ़ेंगे। तो बाकी सारे के सारे मेथड हम यहीं पर पढ़ लेंगे। और आपने देखा होगा डीपीएस वालों, आपने तो पढ़ा ही ये चैप्टर है, लेकिन तब मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था, अब मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। तब तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, बट नाउ वील स्टडी दिस इन डेप्थ। वैसा करके हम चलेंगे, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले लेके चल रहे हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर आप नोट्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मूला दोनों लिखा है। गुडविल के क्वेश्चन में यू हैव टू बी केयरफुल। जब भी क्वेश्चन आए, आपको सॉल्व करना आए ना, वैसे तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा सॉल्व करना। अगर सॉल्व करना में आए ना करना आए तो आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखोगे आधा नंबर तो मिल ही जाएगा आपको, है ना? लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ इतनी बुरी हालत नहीं है, हो जाएगा काम आराम से। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? ईयर्स परचेज गिवन होगी, क्या गिवन होगी? ईयर्स परचेज गिवन होगी। और पिछले सालों का एक्चुअल प्रॉफिट आपको गिवन होगा। अच्छा, कुछ चीजों का अच्छा फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पास्ट फ्यू ईयर्स का प्रॉफिट और लॉसेस, और डिवाइड किससे कर दिया हम लोगों ने इसको? नंबर ऑफ ईयर्स से कर दिया। ऐसा करके चलते हैं हम लोग, ठीक है? नंबर ऑफ ईयर्स से 4 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसा करके निकलता है। हाँ, नहीं आएंगे ना, है ना? तभी मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले क्या बोला था आपको? एबनॉर्मलिटी। देखो गुडविल का चैप्टर हालांकि 2 पेज में आ जाएगा, लेकिन आपके नोट्स कितने पेज के हैं? 5 पेज के हैं।
देखिए 5 पेज होंगे, ध्यान से देखिए। 4 है। करते हैं वही सिखाया आपका। आइए देखते हैं। तो दोबारा से देखिए जरा एक बार। तो पहला एग्जांपल आपके सामने ही है कि पिछले कुछ साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है, 2006 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स ऑन द 3 ईयर्स परचेज। आपने क्या किया, 10, 20, 30, 40, 50 कर दिया। कितनी वैल्यू आई बताइए, 1,50,000। डिवाइड कर दिया 5 से, कितना है, 30,000। व्हाट इज गुडविल? 30,000 इंटू 3 ईयर्स परचेज, 90,000। सच एन ईजी आंसर। कितना बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना इसको करने में। अगला एग्जाम्पल देखिए आपके सामने। प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स वर 10,000, 20,000, 30,000 का लॉस, 40,000, 50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है जी। अब गुडविल की वैल्यू जो निकालने के लिए, और यहाँ क्या दे, ईयर्स परचेज कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है। तो आपने एवरेज निकालना है। एवरेज कुछ नहीं बोला था, देखो कुछ भी ना बोले, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट लेके चलना है आपको। सुपर प्रॉफिट तब लेंगे जब बोला जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड तब होगा तब बोला जाएगा। अगर कुछ ना बोले तो एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 5 करते हैं डिवाइड, कितना, 80। गुडविल की वैल्यू कितनी है, 54। अब देख रहे हैं, अगर कोई लॉस इन बिटवीन आ गया तो उसे माइनस करेंगे, ये नहीं कि उसको भी प्लस कर देंगे। लॉस अगर होगा तो क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। इट विल बी डन। ठीक है जी। अच्छा, अब जो एग्जाम्पल 2 आया, दैट एग्जाम्पल टॉक्स अबाउट क्या, लॉसेस की, एबनॉर्मल लॉसेस की। जरा समझते हैं कि एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं, उन्होंने क्यों इंक्लूड नहीं करते और क्यों एक्सक्लूड नहीं करते हैं, जरा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं, एबनॉर्मल गेन्स क्या होते हैं, उनका एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं आपके सामने। आप देखिए जरा, देखिए, हमने इनका एग्जाम्पल लिया था, इन्होंने पेड़ खड़ा करा था। हमने बोला था कि इनके पेड़ की पत्तियों को बकरी खा गई थी। दैट्स बेसिकली एन एबनॉर्मल काइंड ऑफ सिचुएशन। एक्सेप्शनल सिचुएशन हर बार थोड़ी होगा। और फिर इनको जो खर्चा करना पड़ा, लोहे का एंगल या ट्री गार्ड लगाना पड़ा, उसका भी खर्चा जो है वो इनके लिए जैसे बिजनेस चल रहा है भाई, ठीक है। मान लो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स जो है वो क्या आपके लिए नॉर्मल है, अब नॉर्मल है? बताइए पीछे से। लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर हम बोले यहाँ पर, हम बोले यहाँ पर क्या, नॉर्मल लॉसेस, या मैं एग्जांपल बोलूं क्या, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें, ठीक है। और नीचे बोलते हैं हम लोग क्या, एबनॉर्मल लॉसेस, या नॉन ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बातें करें, ठीक है? ऐसे करें, ठीक है। अपने हमने लिखा है यहाँ पर क्या, लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। वे नॉर्मल है, अब नॉर्मल है? नॉर्मल है। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको लॉस नहीं होता भाई? इट्स रूटीन थिंग। ठीक है, बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट तो चलता रहता है, लेकिन लॉस ऑन लॉस लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अगर हो गया हो, बाय थेफ्ट हो गया हो, ठीक है, और बाय एक्सीडेंट हो गया हो, ये क्या चीज है बताइए? ये अब नॉर्मल है। यानी कि आपका प्रॉफिट रिड्यूस होना चाहिए, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिड्यूस हो तो चलेगा। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ एबनॉर्मल एक्टिविटीज से, वो नहीं चलेगा। तो उस एबनॉर्मल के इफेक्ट को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ, आपने उसे प्रॉफिट से माइनस किया, ठीक कैसे करेंगे उसको? एड बैक करके करेंगे भाई, सीधी सी बात है। क्या करना पड़ेगा? एड बैक। अच्छा, अगर नॉर्मल नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, जैसे सैलरी, प्रॉफिट इज रुपीज 50,000, इंक्लूडिंग सैलरी 10,000। इंक्लूडिंग का मतलब क्या है? इंक्लूडिंग का मतलब प्लस नहीं, इंक्लूडिंग मतलब ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। कोई एक्सपेंस अगर इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब वो डिडक्ट हो चुका है। कोई इनकम इंक्लूडिंग लिखी है तो उसका मतलब क्या है, वो ऐड हुई है। इसका ध्यान रखेंगे। तो अगर बोले क्या कि आपका प्रॉफिट जो है 50,000 है, इंक्लूडिंग सैलरी पेड टू वर्कर। अब मुझे बताइए, सैलरी पेड टू वर्कर जो है, ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है? ऑपरेटिंग है। इंक्लूडिंग मतलब माइनस हो रखी है, माइनस होना चाहिए था, हो रखी है, कुछ नहीं करना, नथिंग इज टू बी डन। दैट्स क्लियर। अच्छा, अगर हमें बोलें क्या कि प्रॉफिट इज 50,000, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन रुपीज 10,000 का, क्या मतलब हुआ इसका?
प्रॉफिट कितने का? 50,000 का। क्या लिखा है? इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 का। इंक्लूड का मतलब क्या है? ऑलरेडी माइनस हो चुका है, 50,000 में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। अब बताइए मुझे, इंटरेस्ट ऑन लोन इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉन ऑपरेटिंग। अरे ऑपरेटिंग का मतलब होता है आपके सेल्स रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करने वाला। इंटरेस्ट लोन पे करने से क्या कंट्रीब्यूशन सेल्स में होगा? आपका कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ? आपका प्रॉफिट हो चुका है कम, एबनॉर्मल है ये, नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग है बिल्कुल, बिल्कुल हाँ जी। हाँ ऐड करना पड़ेगा उसको। ठीक है, आइए दिखाता हूँ ना आपको। जरा नोट्स खोलिए फटाफट से एक बार अपने, जस्ट ओपन अप द नोट्स। पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 3 को खोलिए, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3। क्या बेटा जी? एबनॉर्मल था ना, बकरी रोज थोड़ी आके पत्ते खा रही है भाई, तुम्हारी शरारत थी वो तो। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी डन व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर ये इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड का क्या मतलब है? ऑलरेडी एडजस्टेड, ऑलरेडी डिडक्टेड, ऑलरेडी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, इसका मतलब आपने ऑलरेडी माइनस कर रखा है। प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा? प्रॉफिट तो घट गया होगा इसकी वजह से। तो अब आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट्स इन प्रॉफिट या करेक्शन इन प्रॉफिट, क्या बोल के करेंगे? कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बताइए? क्यों नहीं करना करेक्शन बताइए? हाँ जी, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस से डायरेक्ट एक्सपेंस तो माइनस होने ही थे, पर हो रखा है, अच्छी बात है, कुछ नहीं करना करेक्शन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखे हुए हैं आपके सामने। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या लिखे हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, देख रहे हैं? उसके बाद क्या बोला गया आगे? एक्सक्लूडेड। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ माइनस करना चाहिए था ना इनको, माइनस हुआ था क्या ये? नहीं हुआ था, इसका मतलब क्या होना है? माइनस करेंगे उसको। दैट्स क्लियर, गॉट इट? ये भी ठीक हो गया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एबनॉर्मल लॉसेस, इंक्लूडेड का मतलब क्या है? ऑलरेडी माइनस हो रखे हैं। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एड बैक प्लस। करेक्ट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एबनॉर्मल लॉसेस एक्सक्लूड हैं, टच ही नहीं करा आपने, और टच ही नहीं होना था। क्या करेंगे? नो करेक्शन, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। ऐसे ही इनडायरेक्ट इनकम, अदर इनकम, एबनॉर्मल गेन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये इंक्लूड है, ऑलरेडी इंक्लूड है। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए ठीक करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट इनकम, इनकम, एबनॉर्मल गेन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर एक्सक्लूड है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, काम खत्म, आपका आसान काम हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि वो एक्सपेंडिचर टू एक्वायर एसेट्स, ठीक है, या परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, या मेजर रिपेयर रिक्वायरमेंट मशीनरी, या ओवरऑलिंग ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी, ये डेबिटेड है, या अगर आपने प्रॉफिट से इसे माइनस कर दिया तो क्या करेंगे ठीक करने के लिए? एड बैक करेंगे। ये क्या थे? कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, इसे प्रॉफिट लॉस में डेबिट नहीं करना था आपको, इनको आपको एड बैक करके ठीक करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, आपको चीज समझ में आएगी। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, अब मैं आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर, मान लो लिखा है क्या? लिखा है क्या? प्रॉफिट ₹50,000। क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स ₹30,000। अब क्या करूंगा? प्लस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ गुड्स इज माई ऑपरेटिंग इनकम, इसको तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बोल दे क्या? इंक्लूडिंग, तो नहीं करना, गॉट इट। लेकिन अगर बोले इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अगर बोले क्या? एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट्स, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, गॉट इट। तो एबनॉर्मल लॉसेस अगर इंक्लूड हैं, एड बैक करके ठीक करिए, एक्सक्लूड है तो कुछ नहीं करिए। एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन का ही आपको ध्यान देना है, ऑपरेटिंग वाला तो आप फिर भी समझते हैं, है ना? चलिए अब जरा एक बार देखते हैं वो एग्जाम्पल जो आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, इसको देखिए आप। छुटकू एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसे अपने आप करिए एक बार, एग्जाम्पल नंबर 2।
आपको क्या करना है, पहले प्रॉफिट को ठीक करना है, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर गुडविल की वैल्यू निकालनी है। आई थिंक दिस एग्जाम्पल नंबर 2 इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन जो है दिख रहा है, नहीं दिख रहा? यस। ठीक है, इसे करना है। बताइए एग्जाम्पल 2 में मुझे बताइए कि एवरेज प्रॉफिट, पहले मुझे बताइए ईयर का प्रॉफिट बताइए, किस किस साल का दे रखा है? 2007, 7 का कितना है? 80,000। उसके अगले साल का, उससे अगले साल का, उससे 90,000, उससे अगले साल का, उससे अगले साल का, इतना। ठीक है, पहले साल में क्या लिखा हुआ था? इंक्लूड 10,000 माइनस कर दिया। वट इज योर आंसर? 90,000। अगला वाला क्या बोले? 70 हो गया। अगला क्या बोलिए? अगला प्लस 20,000 कर दिया, तो क्या वैल्यू आ गई? 120 आ गई। अगला बोलिए, फैक्टर एंड एक्सक्लूड था तो माइनस करें कितना? 10,000, तो कितना हो जाएगा? 80,000। अगला बोलिए, 70,000 माइनस कर दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना बोले? 64,000। तो बताइए कितनी वैल्यू आती है? 24,000। अब मुझे बताइए टोटल कितना आ रहा है इसका? 2 लाख, 9 लाख। अब एवरेज प्रॉफिट कितना बना? एवरेज प्रॉफिट 294 डिवाइडेड बाय कितना? 1 2 3 4, 4। क्या वैल्यू आ गई? अब आप लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? 73,500 इंटू ईयर्स परचेज कितना? तो क्या वैल्यू आ गई? 1,47,000। दैट्स योर आंसर। तो ये आपने छुटकू सा क्वेश्चन देखा जिसमें क्या दे रखा था आपके पास? अब नॉर्मल, नॉर्मल की करेक्शन थी, उसको लेके चलिए। बुक खोल। अगर वो एक्सक्लूड है तो माइनस करोगे ना उसको। इंक्लूड मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग तो सारे माइनस होने ही चाहिए, अब नॉर्मल माइनस है तो प्लस होंगे, वैसे देखना है। बेटा हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट वो प्रॉफिट बात कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद और फिर नॉन ऑपरेटिंग के बाद वाला प्रॉफिट है, उसकी बात कर रहे हैं। अब अपनी बुक को देखिएगा जरा फटाफट से यहाँ पर। योर क्वेश्चन इज, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नहीं, क्वेश्चन 5 नहीं, क्वेश्चन 3 करिए पहले आप, ये ज्यादा अच्छा है। पेज नंबर 2.31, क्वेश्चन नंबर 3, इसको करिए पहले। कौन सा क्वेश्चन बोले हम लोग ये? क्वेश्चन 3। इसमें साफ साफ बोला है कि एवरेज ऑफ कितने सालों का? एवरेज ऑफ कितने? एवरेज ऑफ लास्ट 4 इयर्स। अब एक बात समझिए, अगर आपके पास अगर आपके पास मान लो 23 24 25 26 ऐसे हैं ईयर, या मान लीजिए आपके पास, देखो आपके पास कितना है? 21 22 23 24, ठीक है, और ये 20 20 भी है, ये मान लो ये 20 है। जो इमीडिएट, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा, ये चौथे साल जो मोस्ट रिसेंट होते हैं उन्हें माना जाएगा, पीछे से शुरू नहीं करेंगे। लास्ट 4 ईयर कौन से होंगे? 1 2 3 4। और लास्ट 5 ईयर क्या होंगे? 1 2 3 4 5 होंगे। तो पहले आप एवरेज ऑफ लास्ट 4 इयर्स बताइए कितना है। कौन कौन रिसेंट से शुरू करिए, क्या क्या थे बताइए, कौन कौन से साल थे? 20, 15, 15,500, और हाँ 60, 16,000 और 15,000। 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय कितना? 4। कितनी वैल्यू आई इनकी?
56,500 डिवाइडेड बाय 4। ये एवरेज ऑफ लास्ट 5 years। अब बताइए कितना है? 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 और क्या? 14,000 डिवाइडेड बाय कितना कर दिया? 5। कितनी वैल्यू आई? हाँ, अरे ये 7,500 डिवाइडेड बाय 5, क्या वैल्यू आई? 100। कौन सा ज्यादा है? तो गुडविल क्या हो जाएगी? 14,125 इंटू क्या एवरेज परचेज, ये परचेज 4। व्हाट इज योर वैल्यू? 16। ऐसे दैट्स योर गुडविल। दोनों में से जो भी अच्छा बोले विच एवर इज लेस, तो क्या करेंगे फिर? इस वाले विच विच एवर इज हायर, तो उसके हिसाब से कर दिया। बजाय कि आपको सीधा क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी दे देंगे, तो आपका काम क्या चल सकता है, आराम से चल सकता है यहाँ पर। अब आप देखेंगे जो शुरू के क्वेश्चन हैं आपके, कौन से वाले? पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 5 6, इनको आप कोशिश कर सकते हैं करने की। और अभी कुछ नहीं होता, 6 तक, 6 तक के क्वेश्चन आप लोग इन्हें करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई नहीं अभी, थोड़ा लेट हो गया था इस वजह से। और अगली क्लास में जो मुझे देना होगा ना कंसेप्चुअल, वो खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए रहता है इसके अंदर। अगली क्लास में मैं काफी सारी चीजें बताऊंगा, और क्लास थोड़ा टाइम पे शुरू कर लेंगे, और ये चीजें हो जाएंगी। एनीवे, सो आई एम वाइंडिंग अप टुडे। अगली क्लास में मिलते से, ये चैप्टर सिर्फ एक क्लास और का मेहमान है, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ अपना फंडामेंटल का बैकलॉग पूरा कर लीजिए, मैं बहुत परेशानी में रहोगे।